हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट विद बायोसाइंस। आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों का फिंगरप्रिंट होता है, दैट इज़ यूनिक टू आइडेंटिफाई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन हम लोगों को पता कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का आधार कार्ड यूनिक होता है, तो ये सब चीज़ें पर्सन के लिए आइडेंटिफिकेशन है। बट अगर हम लोग इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल अगर देखें तो कोई ऐसी टेक्निक है क्या कि जिससे हम लोगों को मॉलिक्यूल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन पता चले, या कुछ ऐसे ग्राफ मिले या कुछ ऐसा क्लू मिले विच विल बी द यूनिक फॉर दैट मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इस टेक्निक को मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे कि अगर अब मेडिसिनल पर्पज़ में है या केमिस्ट्री में इसका यूज़ कैसे होता है कि मेडिसिन है, फार्मेसी में कोई मेडिसिन अब बनाई है या ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो इफ़ इट इज़ अ प्योर या उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ है, अगर हम लोगों को चेक करना है, या फिर आप कुछ सब एग्जांपल लीजिए कि कुकिंग ऑयल का। सो कुकिंग ऑयल, इट इज़ अ प्योर कुकिंग ऑयल और इट इज़ एडल्टरेटेड विथ सम चीप ऑयल इफ़ यू वांट टू चेक दैट। या आप हम लोगों का बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो जैसे कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन डीएनए, इसका 3D कन्फर्मेशन होता है, राइट। सेल सिग्नलिंग होता है। सेल सिग्नलिंग में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के साथ में प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है और बाद में पाथवे कैरी आउट होते हैं। तो इस समय क्या होता है कि प्रोटीन अगर मतलब सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर में है और उसके बाद में उसका जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, सपोज अल्फा हेलिकल शीटेड स्ट्रक्चर है, उसके बाद में 3D शेप होता है। तो एवरी टाइम क्या होता है कि मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट में जो होता है वो अलग अलग हो रहा है, वो अपनी इंटरेक्शन के थ्रू फिर वो 3D कन्फर्मेशन होता है। तो ये 3D कन्फर्मेशन को भी आइडेंटिफाई हम लोग इस टेक्निक से कर सकते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, केमिस्ट्री में मतलब जैसे कि मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई पुलिस के पास में कोई वाइट सैंपल है तो आइडेंटिफाई द वाइट सैंपल इज़ व्हाट। तो ऐसे काफ़ी यूज़ होते हैं कि जहां हम लोग इस एनएमआर टेक्निक से उस मॉलिक्यूल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा आज के लेक्चर में हम लोग उसका पहले हम समझ लेते हैं ये टेक्निक क्या होती है, वो कौन से न्यूक्लियाई है कि जो इस टेक्निक में यूज़ होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन गेट द एनएमआर स्पेक्ट्रा काइंड ऑफ न्यूक्लियर, देन द प्रिंसिपल। सो एंड we'll study how this technique works and in the next lectures उसके बाद में हम लोग सारा टेक्निकल जो है शील्डिंग, डी शील्डिंग, केमिकल शिफ्ट और बाकी का एप्लीकेशंस, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि बाय द नेम गिवन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा ओवरऑल कि कैसे होती है टेक्निक। फिर हम लोग उसका प्रिंसिपल में उसको डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा एक रिवीजन करते हैं। हम लोगों को सबको पता है कि एटम में क्या प्रेजेंट होता है। एटम में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल्स एंड द सराउंडिंग आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी एटम। ठीक है, प्रोटॉन्स दिस आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स दो इट इज न्यूट्रल बट इट इज मेड अप ऑफ द चार्ज क्वार्क्स, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द चार्ज क्वार्क, तो उसमें भी मतलब चार्ज है। प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल है, एट द सेम टाइम उसमें स्पिनिंग होता है अराउंड इट्स एक्सिस। प्रोटॉन्स में वो स्पिन करते हैं लाइक ऐसा। ठीक है, सो एज इट इज़ अ चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड इट इज़ अ स्पिनिंग एट द सेम टाइम, न्यूट्रॉन्स ओवरऑल चार्ज इज न्यूट्रल बट इट इज़ मेड अप ऑफ द चार्ज क्वार्क्स, सो न्यूट्रॉन भी स्पिन करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, both are made up of the charge and as the charge particle is spinning,
ठीक है। हम लोगों को पता है कि जब चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है सो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सो उसी तरह से सेम यहाँ पे भी ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इट विल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। Okay, nucleus will behave like a tiny magnet because it is made up of the charged particles like protons, neutron. Overall charge is neutral, but it is made up of the charge quark. So we can take into considerations for magnetic behavior. So protons और neutrons में spinning होती हैं, because of that nucleus as a overall, suppose this is any nucleus, so nucleus भी फिर nucleus will also have the net spin. Nucleus will also spin. So because of the charged particles is spinning, so हम लोगों ने देखा था कि जो चार्ज पार्टिकल अगर स्पिन करता है तो इट विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड. सो सेम वे न्यूक्लियस विल एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट. और ये जो स्टडी होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मेनली ये प्रिंसिपल के अराउंड में है, मतलब मेनली ये चीज़ हम लोगों को उसको स्टडी करना है. इसलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फर्स्ट है एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर. ठीक है. अभी हम लोगों ने कहा था कि एज द न्यूक्लियस विल बिहेव लाइक द टाइनी मैग्नेट. न्यूक्लियस एक टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है. फिर हम लोग जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सो उसमें अलाइनमेंट होती है. तो अब जब भी पूरा देखेंगे ना तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं जो बिहेवियर न्यूक्लियस की तो स्टडी कर रहे हैं, बट न्यूक्लियस का मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग स्टडी कर रहे हैं. सो एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक. अब रेजोनेंस क्यों? हम लोगों ने मैंने क्या कहा था कि इट विल एक्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग. तो मतलब कुछ ऐसा है जो यूनिक है इसमें, जो मॉलिक्यूल से यूनिक प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तभी हम लोग इसको एज अ फिंगरप्रिंटिंग यूज़ कर रहे हैं. बराबर है. तो क्या यूनिक होगा ये? जब मैंने कहा न्यूक्लियस के बाद में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं. न्यूक्लियस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में वहाँ पे एप्लीकेशन होगा. हम लोग थोड़ी देर में, आप चिंता मत करिए, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. खाली बिग पिक्चर समझ लीजिए कि न्यूक्लियस एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट, तो वो मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस एज अ टाइनी मैग्नेट यूज़ हो रहा है. उसके बाद में वहाँ पे होंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने से क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियस है वो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल में अलाइनमेंट हो जाएगा इस तरह से विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मतलब साउथ पोल से साउथ पोल, मतलब ऐसा, मतलब ये है एक मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ एंड साउथ ऐसा होता है ना. सो न्यूक्लियस की भी अलाइनमेंट इसके साथ में हो जाएंगी. सो आइदर इट विल बी द पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. ठीक है. ये सेकेंड हुआ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद. उसके बाद में हम लोग अप्लाई करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी. ठीक है. रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ना वो न्यूक्लियस ऐसे प्रिसेशन करता है. जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस प्रिसेशन की फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच हो जाती है. सो वो फ्लिप करेगा. वो उसकी अलाइनमेंट, मोस्टली सारे न्यूक्लियस की अलाइनमेंट पैरेलल होती है, बट रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने के बाद में उसको मिलेगी एनर्जी, और एनर्जी मिलने से वो फ्लिप करेगा. मतलब अभी भी वो पैरेलल अलाइनमेंट है, सो इट विल जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट विच इज़ एंटी पैरेलल. ये कब होता है कि जब उसकी प्रिसेशन, जो उसका जो मोशन है उसके फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस. वहाँ से ये नाम आया है. मीन्स इन द एनएमआर टेक्निक आर स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस. आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं थोड़ी देर के बाद में पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सिर्फ हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि हाउ द नेम केम फॉर दिस टेक्निक्स. सो स्टडिंग द न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियर, its magnetic property, mostly we will focus on the magnetic property. So nuclear magnetic, and the resonance means when the frequency matches with the radio frequency wave, it will flip. So that matching is the resonance. मतलब कैसे, एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. हम लोग रेडियो पे ट्यूनिंग करते हैं,
ठीक है, तो वो नॉब टर्न करते हैं और जब वो पर्टिकुलर एक रेडियो स्टेशन पे वो मैच हो जाता है तब हम लोग वो चैनल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो एक हुआ रेजोनेंस। उसी तरह से यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है, इसलिए नाम दिया। एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी वी ऑल नो स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से इस टेक्निक का नाम आया है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि क्या होता है। उसके पहले ये जो आप इमेज देख लीजिए, ये इमेज देखेंगे तो इस तरह से हम लोगों को ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ होता है यूनिक, ठीक है, ये ग्राफ सभी मॉलिक्यूल के लिए यूनिक होता है, तो इसके लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फिंगरप्रिंट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल इसका। एक्चुअल में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये टेक्निक कैसे होती है, और अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जो ग्राफ देखा था वो ग्राफ कैसे मिलता है इसमें से। तो अभी हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे न्यूक्लियस को। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का रोल अभी हम लोग नहीं समझेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का रोल थोड़ी देर के बाद में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अभी सिर्फ हम लोग न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे। सो न्यूक्लियस का अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, बट एज इट इज़ मेड अप ऑफ द चार्ज क्वार्क्स, जो स्पिनिंग होता है। सो बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस एज अ ओवरऑल हैज़ अ स्पिनिंग प्रॉपर्टी। इट विल स्पिन, not spinning property, it will spin. Nucleus as a overall it will spin around the central axis. इसका जो होता है, अभी आप पूछेंगे कि फिर सारे न्यूक्लियस ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी होते हैं, तो नहीं होते। सारे न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी नहीं होते हैं। वही न्यूक्लियस जिनका जो एटॉमिक मास है वो ऑड होता है, ऑड होता है। तो या फिर आप समझ लीजिए कि देखिए, जैसे ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर वो इवन नंबर होगा प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल 8, तो ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर होने की वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन स्पिन्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्पिन, तो वो कैंसिल करेंगे ईच अदर। मतलब प्रोटॉन विल कैंसल टू ईच अदर क्योंकि वो इवन है, and neutron will cancel all even number, so neutron will cancel to each other. So net spin nucleus as a whole, उसको net spin नहीं रहेगी। ये जो न्यूक्लियस होता है वो NMR इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कैसे हो गया ये 16। सो न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो इवन आ रहा है, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये हो जाता है एनएमआर इनएक्टिव। ये न्यूक्लियस हम लोग यूज़फुल, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, एनएमआर स्टडी के लिए है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल पे से आपको समझ में आएगा कि कौन से न्यूक्लियस जो एनएमआर एक्टिव होते हैं, कौन से एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि एटॉमिक मास नंबर, ओवरऑल एटॉमिक मास नंबर जो ऑड होता है या फिर उसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइदर एनी वन ऑफ आइदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एक ऑड है एक इवन है तो भी चलेगा। तो अगर ऑड होता है तभी वो न्यूक्लियस को नेट जो है वो नेट स्पिन रहेगा। अगर वो इवन होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, ठीक है, उसका जो स्पिनिंग होता है वो इट विल कैंसिल आउट ईच अदर्स। तो अगर नेट स्पिन के लिए कोई एक अनपेयर्ड प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जिस एटम में रहता है, दोज एटम्स आर एनएमआर एक्टिव। 1H जो मोस्टली सभी में यूज़ होता है, मोस्टली एनएमआर की स्टडी में ये न्यूक्लियस की हम लोग स्टडी करते हैं। उसमें 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। और कोई अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें अगर में कोई सपोज एक है, जैसे 2H ड्यूटेरियम, तो 1 प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन्स, सो 1 0 या फिर ऑड, ये जो न्यूक्लियस होगा वो होगा एनएमआर एक्टिव, बिकॉज इसमें हम लोगों को अनपेयर्ड प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। उसके बाद में है 13C। 13C में 6 प्रोटॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक इवन है एक ऑड है। यहाँ पे हम लोगों को अनपेयर्ड न्यूट्रॉन्स मिलेगा न्यूक्लियस में। सो इसके लिए ये जो न्यूक्लियस होगा वो एनएमआर एक्टिव होगा।
उसके बाद में है 19F। 19F में प्रोटॉन ऑड है, न्यूट्रॉन इवन है। तो न्यूट्रॉन हम लोगों को न्यूट्रॉन जो हो गए वो इट विल कैंसल आउट ईच अदर्स, बट as we will get here unpaired protons, so this nucleus is also NMR active, but जिसमें even होता है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसमें सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, सो नेट स्पिन नहीं मिलती है न्यूक्लियस को, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ NMR इनएक्टिव। क्यों एक्टिव इनएक्टिव है? क्योंकि इट इज़ एक्चुअली द नेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ दैट इट विल हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रही है तो हम लोग इसी पे से हम लोगों को यूनिक फिंगरप्रिंटिंग चाहिए, जिसके लिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो नहीं रहा तो फिर वो स्टडी नहीं होगा ना, तो वो न्यूक्लियस होता है फिर NMR इनएक्टिव। और उसके बाद में ऑड नंबर भी होते हैं, ऑड फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का है, सो एटॉमिक मास नंबर उसका एटॉमिक मास नंबर इवन है, बट 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स है, सो ये भी फिर NMR एक्टिव होगा क्योंकि इसके अंदर में अनपेयर्ड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो NMR एक्टिव और इनएक्टिव, बट बाकी के सारे इतने यूज़फुल नहीं होते हैं। जो आउट ऑफ ऑल दिस द मोस्टली यूज फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ 1H and 13C, ठीक है। इसका यूज़ करके हम लोगों को स्पेक्ट्रा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि NMR एक्टिव न्यूक्लियर कौन सा है, NMR इनएक्टिव है, बट आउट ऑफ दैट लिस्ट ऑफ द NMR एक्टिव न्यूक्लियर मोस्टली द 1H मीन्स प्रोटॉन NMR एंड द 13C दिस विल यूज फॉर स्टडी। 1H ये तो सभी में मोस्टली प्रेजेंट होता है, बट 13C जो कार्बन है वो रेयर होता है वो मॉलिक्यूल में, बट इट इज़ सफिशिएंट टू गिव द स्पेक्ट्रा। नेचुरली 12C आप लोगों ने कहा होगा कि कार्बन का तो एटॉमिक मास नंबर 12 है, ठीक है, बट वो जो 13C है ना वो भी प्रेजेंट होता है, बट वो बहुत कम नंबर में है, बट दैट नंबर इज़ ऑल्सो इनफ टू गेट द स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअली मतलब प्रिंसिपल समझ रहे हैं, बट इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। न्यूक्लियस, सपोज यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, ये कोई ये डायरेक्शन में है, कोई ये डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहा है, ठीक है, कोई ये डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। सो बिफोर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस इज स्पिनिंग, बट इट इज़ रैंडमली ओरिएंटेड। उसका जो है ओरिएंटेशन वो रैंडम ओरिएंटेशन होता है, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। बिफोर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, बट आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड ये न्यूक्लियस उसकी अलाइनमेंट होती है आइदर पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड most of the nucleus will align to the parallel to the external magnetic field, but some of them will align to the anti-parallel state, ठीक है। पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सो जो सारे न्यूक्लियस हो गए, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस इट विल अलाइन इन सच अ वे दैट इट विल बी द पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सपोज दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल। सो इस तरह से होता है, जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स में साउथ आएगा तो वो रिपल्शन कम होता है। ये प्रिंसिपल हम सब लोगों को पता है कि नॉर्थ नॉर्थ आता है तो वो रिपल्शन होता है, और नॉर्थ साउथ होता है तो वो अट्रैक्शन होता है। तो वो नॉर्थ साउथ इट इज़ ए नेचुरल फेवरेबल कंडीशंस फॉर एनी मैग्नेट। सो इस तरह के अलाइनमेंट होती है जहाँ पे रिपल्शन नहीं है, एंड इट विल अलाइन इन सच ए वे दैट नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से अलाइनमेंट होता है। सो उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल स्टेट, एंड इट इज़ द लो एनर्जी स्टेट। इट इज़ अ पैरेलल स्टेट एंड लो एनर्जी स्टेट। It will align parallel to the external magnetic field. It is a low energy state
एंड वी कैन कॉल इट एज ऑल्सो अल्फा स्टेट. और जो सेकेंड होता है, ओनली द सम विल गेट द एनर्जी. सो जो थर्मल एनर्जी होती है, सो विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली द फ्यू ऑफ न्यूक्लियाई विल अलाइंड एंटी पैरेलल. Most of the nuclei will align parallel to the external magnetic field and the sum of the nuclei will align anti-parallel to the external magnetic field. ये हम लोगों को, ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस पूरी टेक्निक का यूज़ करके हम लोगों को कुछ ऐसा निकालना है कि वो एज अ फिंगरप्रिंट यूज़ हो. जिस तरह से हम लोगों को डीएनए में हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस की यूनिक सीक्वेंस होती है, हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है वो यूनिक होता है. तो ये हम लोग अभी समझ रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल का हम लोग क्या स्टडी करें जो हम लोगों को कोई यूनिक प्रॉपर्टी मिले. तो उसकी हम लोग स्टेप पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है. कि न्यूक्लियस जो था वो सैंपल में वो स्पिनिंग है, बट उसका ओरिएंटेशन कोई ये बाजू ऐसा स्पिनिंग कर रहा है, कोई ऐसे स्पिनिंग कर रहा है, कोई इस तरह से स्पिनिंग कर रहा है, तो उसका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं था. उसके बाद में हम लोगों ने अप्लाई किया था मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको डिनोट करते हैं B0 से. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि सपोज देखो यहाँ पे हम लोगों का एक छोटा सा कोई टाइनी मैग्नेट है. जैसे हम लोगों ने कहा था कि न्यूक्लियस बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट. सो ये टाइनी मैग्नेट है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. तो वो नेचुरली अलाइनमेंट होता है ना, एक छोटा मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट आ रहा है. तो छोटा मैग्नेट बड़ा मैग्नेट ऐसे अलाइनमेंट होगा. सो इट विल बी द पैरेलल and only few of them will be anti-parallel. So after applying the external magnetic field, उसका फिर alignment हुआ. जो random orientation थी वो random orientation से एक proper alignment हुआ और उस alignment में some of them are the parallel with the field and some of them are anti-parallel with the field. और यहाँ पे होता है energy difference. ये है higher energy state, ये है lower energy state. This is anti-parallel. This is anti-parallel or beta state. So ये high energy state, this is low energy state, and the difference between difference from the high energy state to the low energy state is denoted by delta E. ओके, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है, स्टेप क्या हो रहा है. अब इसके बाद में क्या करते हैं, अब हम लोगों को देखना है जो हम लोग वो यूनिक की बात कर रहे हैं ना, वो कैसे है. उसमें दो चीज़ें आ रही हैं. पहला क्या हो रहा है, अभी मैंने क्या कहा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करने के बाद में अलाइनमेंट हो रही है, बट न्यूक्लियस की अलाइनमेंट होती है, एट द सेम टाइम वहाँ प्रिसेशन होता है. अब प्रिसेशन क्या है कि अब स्पिनिंग टॉप देखा तो वो पहले ना बहुत स्पीड में ऐसा होता है, और जब वो उसकी जो मतलब वो रोटेशन ख़त्म होने के लिए आता है तो वो ऐसे 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 होता है और उसके बाद में वो स्टॉप हो जाता है. है ना, स्पिनिंग टॉप पहले बहुत ऐसे स्पीड में है, इस तरह से स्पिनिंग होती है, बट जब वो उसके स्टॉप होने वाली होती है, मतलब उसका जो रोटेशन स्टॉप होने वाला होता है, उसके पहले वो पहले ऐसे ऐसे होता है और इस तरह से रोटेट होने के बाद में फिर वो उसकी मोशन स्टॉप हो जाती है. सो ये जो इस तरह का मोशन होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं प्रिसेशन. तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइनमेंट तो होता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे प्रिसेशन होता है इस तरह से. ओके, न्यूक्लियस का जो होता है ना, वो सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, उसका स्पिनिंग तो हो ही रहा है, न्यूक्लियस का स्पिनिंग तो हो शुरू ही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे होगा प्रिसेशन. प्रिसेशन में क्या होता है, सपोज ये प्रिसिशन की इमेजिनरी एक्सिस है और इस तरह से वो रोटेट करेगा. सॉरी, ये प्रिसिशन एक्सिस, मतलब आप समझ लीजिए, मैं अगर डायग्राम प्रॉपर नहीं है, मैं आपको इमेज में शेयर करती हूँ. सो इस तरह से वो प्रिसिशन होगा उसका व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, ये प्रोसीजर हुई. इसके बाद में हम लोग सप्लाई करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव. रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव विल हैव द एनर्जी.
रेडियो फ्रिक्वेंसी विल हैव द एनर्जी, और ये जो प्रिसिशन न्यूक्लियस है इट विल, उसका जो प्रिसिशन हो रहा है वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। जब ये दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग, जैसे मैंने कहा था ना कि रेडियो का जो हम लोग ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करते समय एक पर्टिकुलर स्टेशन आता है तो वो कैच करता है। सो इसी तरह से यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी जब प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी विल मैच विद द प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी, तो अब जो ये न्यूक्लियस है जो लोअर एनर्जी स्टेट पे थे, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर और ऑन द लोअर एनर्जी स्टेट, वो फ्लिप करेंगे फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, बिकॉज इट विल गेन दैट एनर्जी, उसको जंप करने की एनर्जी मिल जाएगी। मतलब मैं कॉमन लैंग्वेज में कहा, बट एक्चुअली इट इज़ अ फ्लिपिंग। सो फ्लिपिंग करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ इक्वल टू द डेल्टा ई। सो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव मैच, मतलब ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, सो ये है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस होने की वजह से दिस न्यूक्लियर विल गेट द एनर्जी एंड इट विल फ्लिप फ्रॉम द पैरेलल स्टेट टू एंटी पैरेलल स्टेट, ठीक है, फ्रॉम पैरेलल स्टेट टू एंटी पैरेलल स्टेट, एंड इफ़ वी रिमूव दैट रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो वापस नीचे जंप कर लेगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिली तो वो ऊपर गया। अब वो उसके बाद में एनर्जी, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं होगी है, सो इट विल कम बैक। जब वो वापस आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी इट विल इमिट, और वो एनर्जी से फिर हम लोगों को मिलता है स्पेक्ट्रम। समझ में आए यहाँ तक के स्पेक्ट्रम कैसे हो रहा है? न्यूक्लियाई जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, रैंडमली ओरिएंटेड होने के बाद में उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिली। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दो चीज़ें हुई है, एक तो पैरेलल एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, और सेकंड जो न्यूक्लियस है उसका प्रिसिशन हुआ। स्पिनिंग तो थी, वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, बट ऐसे प्रिसिशन भी होता है। प्रिसिशन के बाद में अब आया है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव पिक्चर में। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी और प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी मैच अगर हो जाती है, सो इट विल फ्लिप फ्रॉम द पैरेलल स्टेट टू एंटी पैरेलल स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। When it will come back from the higher state to lower state, it will emit that energy, and from that energy we will get the graph. अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं 13C कार्बन की, 1H हाइड्रोजन की। सो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में ये तो प्रेजेंट होते ही है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें यूनिक क्या हुआ? हम लोगों को तो फिंगरप्रिंट चाहिए ना, फिंगरप्रिंट सभी मॉलिक्यूल के लिए यूनिक होती है। अभी सभी में हाइड्रोजन, कार्बन ये तो प्रेजेंट है, तो यूनिक क्या हुआ? सो इस चीज़ को यूनिक बनाता है उस एटम का एनवायरनमेंट, ठीक है, इस एटम का एनवायरनमेंट। अभी हम लोग देखेंगे, उसके पहले का आप चीज़ समझ लीजिए कि मेरे पास एक कोई नेटवर्क, मोबाइल में कोई एक नेटवर्क है, और अभी मैं खड़ी हूँ बिल्डिंग के बेसमेंट में, गैरेज में, तो वहाँ मुझे वीक सिग्नल मिलेगा। और अगर मैं बाहर हूँ आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, सो आई विल गेट द प्रॉपर सिग्नल। समझ में आ रहा है ना? मैं अगर बेसमेंट में हूँ जहाँ पे बहुत वीक सिग्नल मिल रहा है मुझे, बट मैं अगर बाहर हूँ तो मुझे प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है। और एक एग्जांपल है कि हम लोग बाहर गार्डन में घूम रहे हैं, बट इट्स द आफ्टरनून टाइम्स, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अब आप लोग कोई बहुत बड़े पेड़ के नीचे अगर खड़े हैं आप लोग, तो आपको धूप कम लगेगी, और उस एरिया से बाहर आ जाए तो धूप ज़्यादा लगेगी। तो ये क्या इफ़ेक्ट कर रहा है? एनवायरनमेंट। सो उसी तरह से इस एटम का जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे हम लोगों को यूनिक सिग्नल मिले। ये किसके साथ में घूम रहा है, किसके साथ में बॉन्डिंग करके बैठा है ये। सो उस चीज़ से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये किसके साथ में बॉन्डिंग है। ये ऑलरेडी डेटा एक निकाल के रखा हुआ होता है, और उसके बाद में जब हम लोगों को जो सैंपल हम लोग को क्वेश्चन में है, जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ में जब मैचिंग करेंगे तो पता चलेगा कि ये सिग्नल जब मिला था तो ये एटम था, तो वो ऑलरेडी डेटा होता है। उसके साथ में ये अननोन सैंपल का मैच करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या ये जो सैंपल में ये मॉलिक्यूल है विच इज़ अंडर स्टडी, इट इज़ दिस। समझ में आया? तो वो एनवायरनमेंट इफेक्ट होगा, वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट होगा। यहाँ पे अभी आता है इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर में, तो यहाँ पे अभी आएगा इलेक्ट्रॉन पिक्चर में। अभी इलेक्ट्रॉन हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस इज अ चार्ज पार्टिकल, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, एंड
इट विल फ्लिप फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, बराबर है। अब आप इलेक्ट्रॉन का भी कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, उसका भी स्पिनिंग हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव एब्जॉर्ब करके उसका भी फ्लिप होगा, लेकिन नहीं होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी होती है इट इज़ सफिशिएंट टू फ्लिप द न्यूक्लियस ओनली, बट इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर द हायर एनर्जी, इसलिए उसको हम लोग एक्सरेज यूवीज रेज में जो स्टडी करते हैं, जो दूसरी टेक्निक में होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन इमिशन जो होगा वो दूसरी टेक्निक है। यहाँ पे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की है एनर्जी इट इज़ सफिशिएंट टू फ्लिप जस्ट न्यूक्लियस, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन का फ्लिपिंग नहीं होगा, बट द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज वी सेड, एज इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अराउंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर ऑल्सो द स्पिनिंग। चार्ज पार्टिकल की वजह से उसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया था ना। सो मेरे पास अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो तो उसको रिपल्शन करेगा ना, उसका इफेक्ट होगा ना उसके ऊपर में, बराबर है। सो मेरा अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शील्ड का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आता है एनवायरनमेंट की बात। एनवायरनमेंट में अगर मेरी स्टडी हो रही है, मेरे साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की एटम की टेंडेंसी क्या होती है, तो टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ it's having the own magnetic property, it will behave, it will act like a shielding to that nucleus, it will have the shielding effect, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस अंडर स्टडी है उसमें उसके साथ में जो बॉन्डिंग है, अगर वो इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा अपनी तरफ। अब मेरे अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो पुल हो गए, सो मुझे आई विल फील द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मोर। सो यहाँ पे मेरा हो रहा है डी शील्डिंग, लेकिन मैं जिसके साथ मैं बॉन्डिंग की हूँ वो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो मेरे अराउंड में शील्डिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होगा, एंड आई विल फेस लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज़ द शील्डिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्री का एग्जांपल दिया था, आप वहाँ पे खड़े हैं तो आपके ऊपर में धूप कम लगेगी, आप वहाँ से बाहर आ गए हैं तो धूप ज़्यादा लगेगी। सो धूप आप समझ लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो आप बाहर है, सो आपके ऊपर में ज़्यादा धूप लग रही है, मतलब वहाँ पे होता है डी शील्डिंग, और यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये होता है शील्डिंग। और ये यूनिक क्या कहा मैंने कि वो इन्वायरमेंट, वो किसके साथ में उस एटम की बॉन्डिंग हुई है। सो देयरफॉर वी विल गेट द यूनिक स्पेक्ट्रा फॉर ईच मॉलिक्यूल्स, एंड बाय लुकिंग एट द स्पेक्ट्रा वी कैन आइडेंटिफाई द विच मॉलिक्यूल इट इज। सो इस तरह से वो मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग की तरह यूज़ होता है। मैं शॉर्ट में समराइज़ कर देती हूँ, आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग इतना करेंगे, फिर इसका डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हमने क्या कहा कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इट विल यूज़ एज अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग्स। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग्स में उसके लिए फिर उसकी कुछ स्टेप है। हम लोगों को ये जो ग्राफ मिल रहा है, ये दिस ग्राफ विल बी यूनिक, बट वो ग्राफ मिला कैसे? आपने DNA की स्टडी करते हैं तो हम लोगों को उसका जैसे कि न्यूक्लियर बेसिस का सीक्वेंस हम लोग देखते हैं, फिंगरप्रिंटिंग होती है, आधार कार्ड में कुछ उसका यूनिक होता है। सो यहाँ पे क्या ये हम लोग यूनिक करना है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो किया है। तो वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए सैंपल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से वजह से उस न्यूक्लियस का ओरिएंटेशन होगा, अलाइनमेंट होगा विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सम पैरेलल सम एंटी पैरेलल, some parallel and the some anti-parallel. Most of the nucleus will be the parallel to the external magnetic field. External magnetic field में alignment होता है, at the same time जो nucleus होता है उसमें precession होता है। ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद में पिक्चर में आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव या एनर्जी मैच होती है प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी से, सो न्यूक्लियस फ्लिप करता है फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, वो फ्लिप करेगा, एंड व्हेन coming back it will
there will be the emission of that energy, and from that emission it will generate the peak, और जो हमको सिग्नल मिलेगा स्पेक्ट्रम के ऊपर में. बट वो यूनिक क्या होगा, वहाँ पे डिपेंड करता है उसका शील्डिंग या डी शील्डिंग इफेक्ट, किसके साथ में वो उसका बॉन्डिंग हुआ है उस एटम का. सो उसके हिसाब से वहाँ पे शील्डिंग डी शील्डिंग होता है, केमिकल शिफ्ट होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में. सो उस तरह से हम लोगों को जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो यूनिक मिलेगा. ठीक है. सो इस तरह से हम लोगों को मिलता है फिर बाद में स्पेक्ट्रम ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड वी कैन आइडेंटिफाई दिस मॉलिक्यूल्स. ओके. सो आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू आर फाइंडिंग यूजफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.